नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रहा, और प्लस साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मार्केट एट 11 की बात कर लेते हैं। मार्केट एट 11 के में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड ही रहेगा। ये ऊपर गया तो है बट ये नीचे आ जाएगा, ये ज़्यादा देर ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा क्योंकि स्टिल अभी भी इसके लिए हायर साइड पे क्या है, रेजिस्टेंस ये बना हुआ है। इसने देखो एग्जैक्टली ऊपर गया, यहीं पे रेजिस्टेंस लेके दोबारा से निफ्टी नीचे आ गया और ये इसकी रेंज है जिसके अंदर अभी भी ये स्टक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि जब भी मार्केट को अगर ऊपर गिरना है कभी और नीचे बढ़ना है, वो कभी भी मॉर्निंग में वॉलेटिलिटी ज़्यादा क्रिएट नहीं करता। वो नॉर्मली गिरता चला जाता है या फिर बढ़ना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक वन वे मूव आया, उसके बाद ये बिल्कुल शांत हो गया और फिर ऑलमोस्ट इस लेवल को इसने क्रॉस भी नहीं किया जो कि 18,155 का लेवल था। उसके बाद ये नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पे बहुत से पॉइंट आता है, जैसे कि मैं कुछ कमेंट का यहाँ पे आंसर बताता हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ हुई थी। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ जो बेसिकली कल की जो एनालिसिस थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर निफ्टी 18,140 के ऊपर और बैंक निफ्टी आपका 42,700 के ऊपर खुलता है तो हम क्या करेंगे, हम पुट साइड पे कामकाज करेंगे। निफ्टी की जो ओपनिंग थी वो अराउंड आपकी 18,120 के करीब थी, 116 117 थी। तो यहाँ पे निफ्टी में क्या हुआ कि बेसिकली ये इतना ऊपर गैप अप नहीं खुला और 30 पॉइंट ऊपर गैप अप खुल जाता तो फिर काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते कि ये इंस्टेंटली प्रॉफिट बुकिंग के लिए या फिर ट्रेंडिंग के लिए जा सकता था। बिकॉज़ ये बीच में खुला और पहली कैंडल ही इसने काफ़ी बड़ी बना दी थी। अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो पहली कैंडल ही आपकी इतनी बड़ी बन गई थी और उसके बाद जाहिर सी बात है कि आप यहाँ से 18,118 से लेके देखोगे तो 18,070 का लो था, तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट की कैंडल है आपकी, नीचे आया और ऑलमोस्ट डे लो हिट करके ये ऊपर चला गया था। तो जाहिर सी बात है नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिविटी कोई ज़्यादा दिखी नहीं है। अगर ये डे लो के नीचे ट्रेड कर रहा होता तो अभी यहाँ पे हम शॉर्ट बना सकते थे। ऐसी कोई नेगेटिविटी दिखी नहीं तो मैंने आज का ट्रेड अवॉइड कर दिया। मैंने कहा छोड़ दो, रेंज बाउंड ही दिख रहा है ट्रेडिंग सेशन। बट बहुत से लोगों ने मेरे से ये पूछा कि आपने बैंक निफ्टी को क्यों नहीं बाय किया, बैंक निफ्टी की जो पुट क्यों नहीं बाय करी। उसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ। देखो, अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखोगे, ये 15 मिनट का चार्ट है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, आपका जो निफ्टी था इसने लो बनाया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये ब्रेक डाउन था निफ्टी का। सिंपल चीज़ है, ये एक पर्टिकुलर रेंज का ब्रेक डाउन है। अब ये रेंज का ब्रेक डाउन है तो इसकी जो वैलिड कंडीशन है वो ये है कि या तो मार्केट फ्लैट खुले या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ही खुले, तो ये कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन फिर भी ऐसा कभी कभी होता है कि मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है तो ये कंटिन्यूटी में आ जाता है। ठीक है, तो निफ्टी एक दिन पहले यानी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ज़्यादा वीक था रदर देन बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी इतना वीक नहीं था क्योंकि आप देख रहे हो बैंक निफ्टी ये खुला ऊपर गया, फिर ये ऑलमोस्ट 42,500 के ऊपर ही यहाँ पे टिका रहा। तो मैंने यहाँ पे जो प्लान किया था वो यही किया था कि निफ्टी में मैं इंस्टेंटली बाय करूँगा, बैंक निफ्टी को मैं वेट एंड वॉच की कंडीशन में डालूंगा क्योंकि बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा वीक नहीं है। अगर गिरेगा तो निफ्टी ही गिरेगा, बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा ना गिरे। और अगर पूरा मार्केट गिरना है तो फिर दोनों इंडेक्स को साथ साथ ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। और ब्रेकडाउन के लेवल जो है वो 42,250 के नीचे से स्टार्ट होते हैं, ना कि 42,500 या 42,400 से। तो 42,250 के नीचे एग्रेसिव सेलिंग आ सकती थी। तो इसके लिए मेरे को बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रस्ट नहीं था नेगेटिव साइड पे, इसीलिए मैंने इसको अवॉइड कर दिया था। लेकिन फिर भी मैंने शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाई थी। वो पोजीशन जो मेरी थी वो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन सेलिंग की थी। ठीक है, ये आप देख सकते हो, जो कि सिंपल सी चीज़ है। ये 42,500 की कॉल मैंने सेल करी थी, इसको हैच किया था 44,000 की कॉल से, जो कि बेसिकली मार्जिन रिड्यूस के लिए थी। 18,000 की मैंने कॉल सेल करी थी निफ्टी की, 18,100 की निफ्टी की कॉल सेल करी थी और उसको हैच किया था 18,350 की कॉल से, जो कि मार्जिन रिड्यूसिंग के था। अब ये ज़ीरोधा के अंदर क्यों थी, इसके पीछे का भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि ज़ीरोधा के अंदर मेरा पोर्टफोलियो चलता है, बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ीरोधा के अंदर चलता है। और वो जो पूरा पोर्टफोलियो है वो मैंने ऑलरेडी आपका क्या कर रखा है, प्लेस कर रखा है। तो प्लेस कर रखा है तो बेसिकली होता क्या है, वो जो प्लेस है उसके अगेंस्ट मेरे को मार्जिन मिल जाता है ऑप्शन सेलिंग के लिए।
तो मेरे को क्या लगता है, जब भी मार्केट ऐसे रैंडमली कोई ओपनिंग दिखाता है जहाँ पे कि प्रीमियम सडनली जंप करते हैं और मार्केट रेंज बाउंड है, रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो मैं प्रीमियम क्या करता हूँ, ऑप्शन वहाँ पे सेल कर देता हूँ। तो बेसिकली ये भी एक नेगेटिव ही पोजीशन है और ये कोई आउट ऑफ द मनी ऑप्शन नहीं है, ये इन द मनी ऑप्शन है, ध्यान रखना। 42,500 की कॉल इन द मनी है, अभी भी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ऊपर है, बट प्रीमियम क्या था, मेरे को ज़्यादा दिख रहा था, 500 पॉइंट का प्रीमियम दिख रहा था। इसका मतलब ये है कि ब्रेक इवन जो है मेरा, वो काफ़ी ऊपर का था। 43,000 का मेरा ब्रेक इवन है, इसके ऊपर जितने पॉइंट क्लोज होगा वो मेरा लॉस है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है 43,000 ब्रेक होगा तो मेरे को दिखेगा ना, ऐसा तो है नहीं अंधा हूँ मैं, 43,000 ब्रेक भी हो रहा है और मैं अपनी पोजीशन काट नहीं रहा हूँ। तो ये सिर्फ एक नेगेटिव पोजीशन है जो मैंने ऑप्शन सेलिंग के तौर पे बनाई। दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि एक और कंसेप्ट मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। एक कमेंट का मैं आपको आंसर देता हूँ, इतना आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मैंने बैंक निफ्टी को क्यों नहीं लिया और निफ्टी में मैंने क्यों प्रायोरिटी दी और क्यों मैंने आज नेगेटिव साइड पे ट्रेड नहीं बनाई, उसके रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। स्टिल मेरी पोजीशन नेगेटिव ही है, मैंने कोई बाइंग नहीं की है, पॉजिटिव साइड पे मेरी कोई पोजीशन नहीं है, मेरी पोजीशन अभी भी नेगेटिव ही है, ठीक है ना। बस इन द फॉर्म ऑफ मैंने क्या किया है, ऑप्शन बाइंग, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में मैंने बताया ना, वो जो मैं जैकपॉट प्ले करता हूँ, ज़ाहिर सी बात है वो महीने के 4 या 5 ट्रेडिंग सेशन में मिलता है। ऑलरेडी इस महीने मेरे को स्टार्टिंग ऑफ द मंथ यानी जनवरी का जो फर्स्ट वीक था उसमें मेरे को ऑलरेडी 2-3 ट्रेड मिल चुकी हैं। तो 2-3 ट्रेड जब मेरे को मिल चुकी हैं तो चांसेस वेरी हाई कि रेस्ट ऑफ द डेज आपके कंसोलिडेशन के ज़्यादा जाएंगे। और क्लियरली मार्केट अभी रेंज में स्टक है 18,200 से लेके 17,800 का। तो ऐसी रेंज में क्या होता है, एक वन वे मार्केट गिरने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं अगर वो सेंटर में ट्रेड कर रहा होता है। यानी 18,000 से 17,800 गिरने के चांसेस थोड़े से कम है, रेदर देन 18,200 खुलने के बाद 200 पॉइंट गिरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सेम चीज़ नीचे 17,800 से 17,800 से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, 200-250 पॉइंट, रेदर देन 18,100 से। ठीक है ना, समझ में आया। यानी 18,100 से अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 100 पॉइंट की जगह है उसके पास, लेकिन अगर 17,800 से ऊपर जाना है तो उसके पास 300 पॉइंट की जगह है, जो कि मार्केट को बायर और सेलर को चाहिए होती है। इसके बीच में बायर और सेलर कभी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते, अपने अपने एरिया में ही बायर और सेलर काम करते हैं। जैसे कि अगर निफ्टी का यहाँ पे देखा जाए तो आप देख रहे हो जब मार्केट को नीचे ही आना था तो इतना ऊपर क्यों जाने दिया, क्योंकि बायर को ये पता है कि यहाँ से अगर वो बाय करके ऊपर जाएगा, ले जाएगा मार्केट को, तो उसको ये पता है कि 18,155 तक या 150 तक सेलर हाथ नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये सेलर का नहीं है, सेलर का एरिया यहीं से स्टार्ट होगा। प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होगी सेलर के लिए? 18,150 पे, जिसने फ्यूचर लॉन्ग कर रखा होगा, मान लीजिए किसी ने 18,100 पे फ्यूचर लॉन्ग कर रखा है, तो ये 50 टूटेगा तब उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये उसका स्टॉप लॉस लेवल है। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो उसको अपनी पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो सेलिंग करना स्टार्ट करेगा, ना कि वो यहीं से सेलिंग करना स्टार्ट कर देगा। सेम चीज़ है, अगर उसको फर्दर शॉर्ट बनाने हैं तो क्या देखेगा कि एटलीस्ट प्रीवियस डे का लो टूटे, तब वो फर्दर नेगेटिव शॉर्ट बनाएगा। ऐसा नहीं है बीच में से खुलते ही वो शॉर्ट बना लेगा। इसीलिए मैंने आपको जो पुट बाइंग का जो लेवल दिया था वो 18,140 के ऊपर का दिया था, ठीक है ना। वो उसका रीज़न ही यही था कि अगर सेलर एक्टिव होगा तो चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे कि मार्केट नीचे आ जाए और एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, बट वैसा नहीं हुआ तो उस चीज़ को हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। कल के एनालिसिस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। ये एक कमेंट देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे इसका 43,000 की पुट का आपको आंसर मिल गया होगा। इन्होंने एक और कमेंट किया था, भाई जी एक बात बताओ, इंडेक्स को कौन रन करता है, स्टॉक्स राइट? इफ़ राइट है तो आप इंडेक्स के ऑप्शन चेन को क्यों देखते हो? अगर निफ्टी 18,200 को ब्रेक कर देगा तो बोलेंगे रिलायंस ने निफ्टी को उठा दिया, आइडियली हम रिलायंस का ऑप्शन चेन देखना चाहिए। इस चीज़ का मैं आपको आंसर देने जा रहा हूँ, आंसर जरूर देना। हम इंडेक्स के ऑप्शन चेन क्यों देखते हैं अगर स्टॉक्स इंडेक्स को रन करते हैं, इसका भी आंसर अभी मिल जाएगा आपको। ट्रेडर्स पूरा स्कैम है, ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो। ऑप्शन ट्रेडिंग तो मैं आपको वैसे भी बताता हूँ, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको बहुत ही प्रिसाइजली काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में मिस्टेक की जगह बहुत कम है। एक दो मिस्टेक करी आपने, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, खासकर ऑप्शन बाइंग में, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और मार्केट का जो पूरा सिनेरियो है वो चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो वो पूरा सिनेरियो इस तरीके से है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करके आपने 1-2 महीने पैसे कमाए तो आप थोड़ा सा अपने हाथ को रोक लीजिए,
क्योंकि आगे आने वाले 1-2 महीने आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट साइडवेज जा सकता है। मार्केट सबको पैसा कमाने का मौका देता है, सब अपने-अपने एरियाज़ में पैसे कमाते हैं। फ़र्क सिर्फ़ ये होता है कि ऑप्शन बायर की जो मेंटालिटी होती है वो ये होती है कि मेरे को हमेशा पैसा चाहिए, ठीक है ना? जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, दिसंबर और जनवरी मंथ में स्टिल मैंने इतना मतलब इतना सफिशिएंट प्रॉफिट कमा लिया है कि मेरे को ज़रूरी नहीं है कि मैं अगले 3-4 महीने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड करूं। इसीलिए मैं बहुत ही नॉमिनल ट्रेड करता हूं और ज़्यादातर चीज़ें अवॉइड करने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन अवॉइड किया, आज का ट्रेडिंग सेशन अवॉइड किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे दिख रहा है क्लियरली, मेरे को मार्केट बोल रहा है कि भैया मैं एक रेंज के अंदर हूँ, अगर तो इसके बीच में हाथ पैर मारने की कोशिश करेगा तो तेरे को लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? क्लियरली मार्केट मेरे को बोल रहा है। अब जब मार्केट मेरे को बोल रहा है, फिर भी अगर मैं हाथ पैर मारूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे क्या होगा? क्या होगा मुझे? आप ही बता दो क्या होगा? लॉस ही होगा, ठीक है ना? क्लियरली मार्केट मेरे को बोल रहा है कि मैं रेंज के अंदर हूँ, तो मैं इस रेंज के अंदर जब तक मार्केट है तब तक मैं कोई भी एग्रेसिव बाइंग नहीं प्लान करता। और जो 10 रुपये का ऑप्शन मैं बाय करता हूँ जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स के हिसाब से, वो तभी सक्सेसफुली वैलिड रहेगा जब ये एक रेंज से बाहर निकलेगा या फिर सेटअप बनने के बाद एक मार्केट वन वे गिरने की कोशिश करेगा। जैसे कि 18,200 से नीचे गिरे, नीचे का सेटअप बनाएगा तो चांसेस वेरी हाई कि वो ट्रेंडिंग हो सकता है, लेकिन ऊपर का सेटअप बनाएगा तो उसके चांसेस बहुत कम है। इसीलिए मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने मार्केट एट 11 में आपको क्या बोला था? मैं बाइंग में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट सेलिंग का सेटअप बना तो मैं ज़रूर पुट बाय करूँगा 10 रुपये वाली, ठीक है ना? उसके पीछे का रीज़न यही है। अब बात कर लेते हैं उस कमेंट की, जो कि ये है कि स्टॉक्स, जब इंडेक्स को स्टॉक चलाते हैं तो हम इंडेक्स का ऑप्शन चेन डाटा क्यों देखते हैं? देखिए, इंडेक्स कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक नहीं चलाता है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्टॉक्स। जैसे करंटली अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में आपको ये स्टॉक्स पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें कि आपका जो सबसे ज़्यादा वेटेज है डेट इज़ द एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक। इन दोनों का वेटेज ही करीब करीब 50% का है, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों स्टॉक अगर चला दिए जाए तो बैंक निफ्टी यहाँ से रॉकेट बन जाएगा। अगर ये दोनों स्टॉक्स चलेंगे तो इन ये सारे स्टॉक्स की बहुत पिटाई होगी, ठीक है ना? तो वो पिटाई कैसे होगी, मैनेज कैसे किया जाएगा? वो ऐसे मैनेज किया जाता है कि लेट अस सपोज एक इम्पॉर्टेंट लेवल, बैंक निफ्टी का सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है 43,000, जहाँ पे कि कॉल राइटर्स कॉल बेच के बैठे हैं। यानी 43,000 पे कॉल राइटर कॉल बेच के बैठे हुए हैं और यहाँ पे आपको 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। बट इसके कंपैरिजन में 43,000 की जो पुट है वहाँ पे सिर्फ 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और बैंक निफ्टी इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एचडीएफसी बैंक। जैसे कि ये मॉर्निंग में मूवमेंट आया था, ये एचडीएफसी बैंक की वजह से मूवमेंट आया था। तो होगा क्या, अगर कोई भी न्यूज़ एचडीएफसी बैंक के फेवर में होगी तो एचडीएफसी बैंक मूव करेगा स्टॉक। लेकिन जो कॉल राइटर है वो क्या करेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में पॉजिटिव न्यूज़ है तो वो क्या करेगा, ये बचे कुछ स्टॉक्स में पिटाई करेगा। यानी वो किसी भी रीज़न से 43,000 को ब्रेक होने ही नहीं देगा, वो इन स्टॉक्स को नीचे की तरफ ढकेल देगा। यानी इनमें सेलिंग्स बढ़ जाएगी, बिकॉज ये हैवी वेट है तो जाहिर सी बात है इन स्टॉक्स को थोड़ा सा ज़्यादा गिराना पड़ेगा, तब इंडेक्स मैनेज हो पाएगा। जैसे कि जब कोविड आया था, कोविड के बाद जब मार्केट में रिकवरी आई थी, तो एक दिन ऐसा था जिसमें निफ्टी एक 1 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ था और बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था। समझ रहे हैं? बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट ऊपर था और निफ्टी सिर्फ 1 पॉइंट नेगेटिव हुआ था। यानी निफ्टी बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ था और बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन बेसिकली निफ्टी ऑलरेडी चला हुआ था, तो निफ्टी चला नहीं सकते तो रिलायंस को और इन्फोसिस को और टीसीएस को, बेसिकली इन तीनों स्टॉक्स को, रिलायंस को 12, रिलायंस के रिजल्ट आए थे तो रिलायंस को 11-12% गिरा दिया गया था, इन्फोसिस को 5%, टीसीएस को भी अराउंड 5% के आसपास गिरा दिया गया था। अब इनका जो वेटेज था, बेसिकली अगर आप देखोगे, निफ्टी में रिलायंस का वेटेज 10% का है, ठीक है, इन्फोसिस का वेटेज भी करीब 7% का है, टीसीएस का भी 4% का है। टोटल टोटल 20% जो इंडेक्स का वेटेज वाले स्टॉक्स को 10-10% के करीब नीचे रखा गया था, और बाकी सब में भी, भारतीय एयरटेल वगैरह, इन सब में भी काफ़ी हद तक सेलिंग देखने को मिली थी, जिसकी वजह से निफ्टी सिर्फ 1 पॉइंट ही नेगेटिव में बंद हुआ था। मींस 1 पॉइंट प्लस भी नहीं बंद होने दिया था, ठीक है ना? लेकिन उसके कंपैरिजन में जो बैंक निफ्टी था, जो 1200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था, उसमें आईसीआईसी बैंक 6% ऊपर बंद हुआ था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7%,
कोटक महिंद्रा बैंक 3%, एक्सिस बैंक भी करीब करीब 6% के ऊपर बंद हुआ था। मतलब पूरा बैंक निफ्टी रॉकेट बना दिया था। तो ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक का ऑप्शन चेन डाटा आपने देख लिया उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंडेक्स ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता। तो इंडेक्स का अंदाज़ा इंडेक्स के ऑप्शन चेन से ही लगता है, इसीलिए हम इंडेक्स का ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं और उसमें हम मेजर इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को हमेशा वैलिड समझते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है मार्केट की राइट डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने का। जैसे कि आज के केस में क्या था, आपको सबको पता है 43,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और 43,000 पे भी अगर आप देखोगे तो कॉल राइटर्स सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना के बैठे हैं। 49 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि अगर पूरा इंडेक्स को अगर आप पूरा खोजोगे तो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कॉल राइटर बिल्कुल चाहता है कि बैंक निफ्टी 43,000 के नीचे रहे, तो दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब मान लीजिए ये इसको ब्रेक करके बैंक निफ्टी 43,100 के आसपास पहुंच जाता है। ठीक है ना? तो 4300 के पास अगर ये पहुंच गया और ऊपर निकल गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन हल्की कर रहे हैं, पुट राइटर स्ट्रांग हो रहा है, यानी मार्केट में बाइंग कंटिन्यूसली हो रही है। तो वो चीज़ दिखेगी जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम मंदी से तेज़ी में आने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक्स इंडेक्स को मूव करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक्स को फोकस करके आप इंडेक्स के मूवमेंट को पकड़ सकते हो। ठीक है ना? कभी कभी इंडेक्स में मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक बहुत अच्छा बढ़ सकता है या बहुत अच्छा गिर सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे इंडेक्स को गिरा देगा और बढ़ा देगा। तो मल्टीपल स्टॉक्स के कॉम्बिनेशन से इंडेक्स बना हुआ है और इतने सारे स्टॉक्स के ऑप्शन चेन को डाटा उन सब की एनालिसिस करना थोड़ा सा टफ काम है, वो आप इजीली नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए हम इंडेक्स की एनालिसिस करते हैं, उसके ऑप्शन चेन डाटा को समझते हैं ताकि हमें हेल्प मिले टू फाइंड द राइट डायरेक्शन। और रही बात ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो मैं आपको बिल्कुल बोलता हूँ कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग अगर खासकर ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के ट्रेड डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप आए मार्केट में और लग गए सुबह से और आपको प्रॉफिट मिल गया। देयर विल बी द 99% चांसेस कि आपको लॉस होगा ही होगा। अब आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना है कि मेरे को अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड करना है या फिर मेरे को डेली अपने हाथ पैर मारने हैं। इट्स योर चॉइस। ठीक है ना? तो ये पूरी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब 2 मिनट में हम अपनी एनालिसिस समझ लेते हैं। स्टिल मार्केट रेंज बाउंड है, तो हमें कोई ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट किस साइड मूव करेगा। बट मैं बाइंग की साइड पे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ टिल द बजट। एक चीज़ ध्यान रखना, टिल द बजट मैं बाइंग की साइड पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसके पीछे का वैलिड रीज़न मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जितना हम नियर टू बजट जाते हैं, चांसेस इज़ वेरी हाई कि एक सेलिंग प्रेशर और देखने को मिल सकता है एज़ पर द पास्ट रिकॉर्ड। ठीक है ना? अगर आप यहाँ पे जाओगे फरवरी में, आप देख सकते हो ये आपका यहाँ से देख रहे हो निफ्टी ऑलमोस्ट ऊपर से यहाँ से ऑलमोस्ट 10% करेक्ट हो गया था और 1 तारीख को बजट आया था। ठीक है ना? तो चांसेस वेरी हाई कि हमेशा ऐसा हुआ है कि बजट से 4-5 ट्रेडिंग सेशन पहले थोड़ी सी हैवीली सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है ना? इससे पहले भी अगर हम जाते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो, ये देखो, ये एक आपकी ऑलमोस्ट 25, 26, 27, 28, ये सारी डेटों पे आपका मार्केट गिरता हुआ दिखाई दिया है। तो इसीलिए मैं बाइंग की साइड पे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना। सेलिंग की साइड पे अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है, मेरा सेटअप बनता है और मेरे को दिख रहा है मार्केट नीचे जा सकता है, तो मैं डेफिनेटली अपने जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स को अप्लाई करूँगा और पुट बाय करूँगा। यानी नेगेटिव साइड पे सेटअप बनेगा तो मैं डेफिनेटली ट्रेड करूँगा, पॉजिटिव साइड पे सेटअप बनेगा तो मैं अवॉइड कर दूँगा। इतना समझ में आ गया आपको? अब कल के एनालिसिस के तौर पे अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ आती है, एक ट्रेंड लाइन है, उसको आप मार्क कर लीजिए। इस ट्रेंड लाइन को, ये आपका बेसिकली लो बना था और ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन को इस तरीके से आप मार्क करके रख लो। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि आपको ये लो अगर टूटता है, आज का लो अगर टूटता है, ठीक है, तो आपको एक बार सेल करके काम करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस बार ये, क्योंकि ये मल्टीपल लेवल पे सपोर्ट बन रहा है। एक तो ये ट्रेंड लाइन है और दूसरा ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो कंसोलिडेशन का है। तो अगर ये इस बार इसको ब्रेक करता है तो चांसेस बन सकते हैं कि ये 18,000 को ब्रेक करके निफ्टी अराउंड आपका 17,950 या फिर 17,900 तक के टारगेट दिखा सकता है और हो सकता है उससे भी नीचे चला जाए। तो आपको इन दोनों ट्रेंड लाइन पे ब्रेक, यानी
18,050 के नीचे आपको एक बार सेल करके काम करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, अब 18,050 के नीचे काम करना चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 रुपये का ऑप्शन ले लोगे आके। 10 रुपये के ऑप्शन तभी लेने हैं जब आपका जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स का सेटअप कंप्लीट होता है, यानी 5 मिनट का लो ब्रेक होकर उसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, तभी आपको पुट लेनी है, अदरवाइज नहीं लेनी है जो 10 रुपये वाली होती हैं। अगर आप नॉर्मल शॉर्ट कर रहे हो सिर्फ 20 30 40 पॉइंट के लिए, तो आप एट द मनी या स्लाइटली आउट ऑफ द मनी में ऑप्शन में काम करो। जैसे आपका निफ्टी 18,000 के आसपास है ये, तो आप क्या कर सकते हो, अगर ये लेवल ब्रेक होता है 18,050 का, तो आप 17,900 की पुट ले सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, 17,900 की या फिर 18,000 की पुट ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया आपको यहाँ पे? तो ये रेंज आपको क्लियरली समझ में आ गई है निफ्टी की। बैंक निफ्टी की देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, इस पर नज़र रखो आप। ठीक है, ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन है आपकी जो इम्पोर्टेंट है, और ऑलमोस्ट डे लो पे क्लोज हुआ है, एक गैप भी बना है। तो इस लेवल के अगर 42,700 के नीचे जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैंक निफ्टी को सेल करेंगे। टारगेट हमारे पास पहला है 42,500 का, या फिर आप ये डे लो का भी टारगेट लेके चल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये डे लो का भी आप टारगेट लेके चल सकते हो, जो कि है 42,400 का। अब आपको क्या करना है, अगर आपका नेगेटिव सेटअप बन रहा है, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों 5 मिनट के लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 10 रुपये वाले ऑप्शन पे, निफ्टी के 10 रुपये वाले ऑप्शन पे फोकस कर सकते हो। और आपको अगर सिर्फ पर्टिकुलर कुछ पॉइंट के लिए शॉर्ट करना है, तो आप स्लाइटली आउट ऑफ द मनी या फिर एट द मनी पे ही काम करो। वो 10 रुपये का ऑप्शन आपको जब ही लेना है जब आपका जैकपॉट ट्रेडिंग सेटअप कंप्लीट हो जाए। समझ में आ गया क्लियरली आपको ये चीज़? ठीक है, इतना आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आज के ऑप्शन चेन डाटा में भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं एक बार उसको भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे करंटली आप देखोगे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको मॉर्निंग भी बताया था कि 18,100 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो 18,100 के शॉर्ट स्ट्रैडल में जो पुट का प्रीमियम है ऑलमोस्ट 80 था जो सुबह, वो अब 40 रह गया है। ठीक है, और जो कॉल का 80 था, जो 88 के आसपास कॉल का था, सॉरी 80 82 था, वो 88 के आसपास ही यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, पुट का प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से घट गया है। ठीक है, समझ में आ गया। और कॉल राइटिंग में अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 1,16,00,000 का ओपन इंटरेस्ट आपको 18,100 की कॉल पे दिख रहा है, और 1,13,00,000 का ओपन इंटरेस्ट आपको 18,100 की पुट पे दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि अभी भी 18,100 को ज़्यादातर लोग टारगेट कर रहे हैं एज अ शॉर्ट स्ट्रैडल में। यहाँ पे प्रॉब्लम कब स्टार्ट होगी, जब निफ्टी 18,000 को ब्रेक कर देगा या फिर 18,200 को ब्रेक कर देगा। तो 18,100 ब्रेक होगा तो 18,000 ब्रेक होगा तो आपका एक ब्रेक डाउन है, 18,200 ब्रेक होगा तो एक ब्रेकआउट है। इतना आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन करेंटली देख लेते हैं यहाँ पे। फ्लैट से कामकाज कर रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ी पॉजिटिविटी नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी भी नहीं है। यूरोपियन मार्केट भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, यहाँ पे कोई यहाँ पे इतना बड़ा वो नहीं देखने को मिला है। आप देख रहे हो खुले थे ऊपर, उसके बाद सेल ऑफ इनमें भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया यहाँ पे, बट आई होप आपको बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए होंगे, और ये पॉइंट थोड़े लॉजिकली आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ऐड करने हैं। और दूसरी चीज़ है, अगर आपको ऑप्शन चेन कह रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप काफ़ी दिन से वो चीज़ कर रहे हो, तो यू शुड एग्जिट फ्रॉम द ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप उससे दूर हो जाओ, बिल्कुल दूर हो जाओ। फ्यूचर कर सकते हो, आप स्टॉक कर सकते हो, ठीक है ना, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।